हेलो दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम ऑनलाइन क्लासेस जो डेली बेस पर हम ले रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ जोश के साथ अपन देख रहे हैं कि कौन किसके बारे में अपन देखते हैं। तो आज अपन बात करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जिसमें देखेंगे, आज ज्योग्राफी के पार्ट की तरफ देखेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक नया टॉपिक अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी अक्ष अपन बात करेंगे आज लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड, अक्षांश व देशांतर। ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसके बारे में बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें अक्षांश, तो सामान्य मैं बात आपको बता देता हूँ। देखिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश का एक सामान्य मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ और उसी क्रम में आपको दूसरा डायग्राम से देशांतर के बारे में बता रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस ही समझना आप कि क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, अक्षांश जो है, जो ये अक्षांश है, ये पूर्व से पश्चिम ऐसे जिस दिशा से, यानी यानी पूर्व से पश्चिम जो मैंने रेखाएं खींची जा रही, इस हिसाब से जो खींच रहा हूँ मैं, उत्तर और दक्षिण में, ये इस हिसाब से जो रेखाएं खींची जाती है वृत्त के ऊपर पूरी। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये पेन है, ये ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर जैसे पूरा एक वृत्त के रूप में जो रेखाएं खींची जाती है उसको तो क्या बोला जाता है, अक्षांश। और जो और ये जो अपना उत्तरी ध्रुव है और ये अपना दक्षिणी ध्रुव है, इस ध्रुव के ऊपर उत्तर से दक्षिण जो ये ऐसे खींची जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जा रही हैं रेखाएं, इस हिसाब से ये रेखाएं क्या होती हैं, इनको बोला जाता है दोस्तों देशांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। ये जो इस हिसाब से जो खींची जा रही है रेखा, ये क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। तो दोस्तों, अंतर समझ में आ गया होगा। बस मैं ये अंतर समझाने के लिए मैं पहली बार इन चीज़ों को आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ कि जी इस तरीके से तो अक्षांश होते हैं, इस तरीके से देशांतर होते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप गौर करना। तो इसका मतलब ये पूर्व से पश्चिम जो इसे खींची जा रही है वो तो अक्षांश हो गए, और जो उत्तर से दक्षिण जो खींचे जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, देशांतर कहलाएंगे। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आगे बताता हूँ। अब मैं बात करते हैं अपन पहले पहले एक टॉप अगला लेते हैं। पहला अपना लेते हैं अक्षांश। ये अक्षांश क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाओं इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए क्या क्या होता है इनका, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगा। चाहे आप केंद्र सरकार से, यानी केंद्र के द्वारा जो निकली एग्जाम के अंतर्गत, या राज्य सरकार के किसी भी एग्जाम के द्वारा तैयारी करेंगे, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक रेखा होती है दोस्तों, इसको बोलेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसी रेखा का दूसरा नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। इस विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके आधा भाग ऊपर होता है दोस्तों, इसके आधा भाग नीचे होता है। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसके नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैं आगे बात करूं तो इसके ऊपर एक रेखा और होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। दोनों साइड होती है मकर रेखा, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत रेखा पर साल में 2 बार सीधी गिरती हैं, कर्क रेखा 1 बार गिरती हैं, और मकर रेखा पर 1 बार गिरती हैं। दूसरा इसमें यह भी बता दिया था, जहाँ सूर्य किरणें सीधी गिरेंगी दोस्तों, उसके आसपास जो कटिबंध होगा वो कौन सा होगा, उष्ण कटिबंध। जहाँ सूर्य किरणें 1 बार सीधी गिरेंगी, 1 बार तिरछी गिरेंगी, वहाँ पर उसके आसपास शीतोष्ण कटिबंध होता है। और दोस्तों
अगली मैं बात करूं ध्रुव की, तो ध्रुवों पर जो कटिबंध पाया जाता है वो ये है अपना दक्षिणी ध्रुव, और ध्रुवों पर जो कटिबंध पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा, ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। तो ध्रुवों के आसपास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। इन ठंडे होने की वजह से यहाँ क्या पाया जाता है, शीत कटिबंध 90 डिग्री के आसपास होते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें विशेषताओं की बात करते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो इसी में अपन एक बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांश क्या होते हैं। तो इसकी मैं बात करूँ, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे पहले कि एक तो पूछा जाता है कुल अक्षांश, कुल अक्षांश क्या होते हैं। तो कुल अक्षांश की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस 0 डिग्री से लेकर, ये 0 के बाद में 1 से लेकर, और यहाँ पर है 89 और ऊपर है 90 डिग्री बिंदु। तो 90 डिग्री वाला बिंदु, ये स्थिति यहाँ पर है 89 और 90 डिग्री बिंदु है 1 से लेकर। तो दोनों तरफ स्थिति समान है। तो देखिए अब कुल अक्षांश की यदि बात करें, क्योंकि 89 तक तो रेखा है, 90 डिग्री वाला बिंदु है, तो ये तो अक्षांश तो है, परंतु कुल अक्षांश की जब बात करेंगे तो ध्यान रखना 90 उत्तर वाले जुड़ेंगे दोस्तों और 90 दक्षिण वाले, यानी इस 0 से 1 से लेकर 90 तक तो ये काउंट होंगे, 90 ये काउंट होंगे। परंतु अब इसमें एक और रह गई 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको भी शामिल करेंगे तो इनकी संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 181। ये अपने पास क्या आ गए, कुल अक्षांश आ गए। दूसरी बात करें अपन कि अब दूसरी इसमें बात करेंगे कुल अक्षांश के बाद, कुल अक्षांश रेखाएं, क्या बात करेंगे दोस्तों, कुल अक्षांश रेखा। अब कुल अक्षांश रेखाएं की बात करें तो देखिए कुल अक्षांश रेखाओं में क्या स्थिति होती है, देखो 89 उत्तर की और 89 इधर की, एक ये, कहने का मतलब ये 90 डिग्री वाले तो क्या है दोस्तों, ये बिंदु है, इसलिए ये रेखा ही नहीं है, इसलिए कुल रेखाओं में शामिल नहीं होते। तो इधर 89 प्लस 89 1 बराबर 179, ये क्या होंगे अपने, ये ध्यान रखना कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं क्या स्थिति है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये पहले ही इस कड़ी की पहली बात ये होती है कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो ये कड़ी मैंने आपको बता दी। दूसरी बात करें, अब अगला इसमें पार्ट चलेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर यानी विशेषताएं क्या है अपने। विशेषता में पहली अपन जो विशेषता पढ़ेंगे वो विशेषता पढ़ेंगे दोस्तों, पहली जो विशेषता है नंबर 1, वो कहेंगे क्या कि अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, अक्षांश रेखाओं द्वारा, या अक्षांश रेखाएं कटिबंध जोन, यानी किसका, कटिबंध जोन का निर्धारण करती हैं, कटिबंध का निर्धारण करती हैं। कटिबंध का क्या करेंगी, निर्धारण करेंगी। दूसरी बात मैं करूं, जो मैंने बताया था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, वो दूसरा अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहां से किधर, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम। इस अभी जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, ये वाली बात बताई थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये है अक्षांश रेखा, ये पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखाएं, ये होती हैं अक्षांश, और ये रेखाएं क्या है, ये है अपनी देशांतर, और ये क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी इसकी विशेषता आती है स्ट्रक्चर,
तीसरी इसकी विशेषता की बात करें तो अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखना दोस्तों, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती। क्या करती? क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं यहीं पर शॉर्ट बता रहा हूं, देखिए कैसे नहीं काटती। देखिए ऐसे है, ये 0 डिग्री है, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे खींची जाती हैं। कोई भी रेखा एक दूसरे के आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, समानांतर होती है ये रेखाएं, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, वो क्या रखना है आपको, वो ये रखना है कि ये जो दो अक्षांश है, जैसे ये वाला अक्षांश और ये वाला अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखना दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, बीच की दूरी समान होती है। वो चाहे यहाँ के ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, और चाहे दो अक्षांशों के मध्य की दूरी यहाँ पर भी क्या होगी, समान होगी। ध्यान रखना, परंतु जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा यानी 0 डिग्री, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से यदि उत्तर की तरफ जाएंगे अपन, इस 0 डिग्री से किधर है, ध्रुवों की तरफ जाएंगे अपन, यानी इधर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो ध्यान रखना अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। किस वजह से बढ़ रही है दोस्तों, इसका बढ़ने का कारण पृथ्वी चपटी होने की वजह से ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तब क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी बढ़ती चली जाती है। ये बात भी अपने को देखना है। कैसे, अगली विशेषता लिख रहा हूं, इसकी फोर्थ विशेषता क्या होगी कि दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांशों के मध्य, क्या है दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी, अक्षांश के मध्य बीच की दूरी क्या होगी, समान होती है। क्या होती है दोस्तों, समान होती है। दो अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तथा अगली विशेषता ध्यान रखना, क्या, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर किनकी, अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। बात ध्यान रखना, बढ़ने का कारण क्या है, पृथ्वी के चपटे होने की वजह से इनके बीच की दूरी बढ़ती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अक्षांशों के मध्य औसत दूरी, औसत दूरी औसत दूरी 111.13 किलोमीटर होती है दोस्तों। कितनी, 111.13 किलोमीटर होती है। यानी अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होगी, फिर औसत क्या होती है, 111.13 होती है दोस्तों। यहाँ पर ध्रुव के आसपास इसकी 110 के आसपास होती है, 110 से आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ती चली जाती है, तो औसत दूरी कितनी हो जाएगी, 111.13 किलोमीटर इन ध्रुवों के मध्य की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, अपन ने एक लगातार एक एक विशेषताओं पर चल रहे हैं, एक एक विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। आगे फिर इस पे बात करते हैं कि इसमें अब रेखाओं पर बात करेंगे।
अब कौन कौन सी रेखाओं पर बात करेंगे उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। देखिए रेखाओं पर बात करते हैं अपन कि इसमें अपन ने पहले एक रेखा पढ़ी जिसका नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। इसका पूरा विस्तारित जान लेते हैं ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ग्लोब पर अपन बातें करते हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये रेखा कहाँ कहाँ कितने कितने देशों से गुजर रही है या कितने देशों से। देखिए दोस्तों ये जो विषुवत रेखा है ये विश्व में 13 देशों से गुजर रही है। कितने देशों से? 13 देशों से गुजरती है। ये बात ध्यान रखना, 13 देशों से गुजरती है और वो महाद्वीप और महाद्वीपों से गुजरती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और 3 महासागरों से गुजरती है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। इन महाद्वीपों से गुजरती है। और ये अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि महाद्वीप और महासागर में कहां से कैसे गुजरती है। ये देखिए थोड़ा सा, जैसे ये स्थिति है दोस्तों इसकी। तो बात करें अपन कौन सी? विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। तो ये विषुवत रेखा लगभग लगभग इन देशों से या यहाँ से लगभग लगभग ये गुजर रही है। यहाँ पर अपन बात करें तो इन देशों से आसपास से क्या कर रही है, ये रेखा गुजर रही है। अपन इसके नीचे एक और रेखा है जिसकी बात करें अपन और एक इसी प्रकार से एक रेखा गुजर रही है। ये रेखा, ये करक रेखा, ये विषुवत रेखा और ये कौन सी है? मकर रेखा। तो ये स्थितियां हैं। ये लगभग तीनों रेखाएं ध्यान रखना तीनों महासागरों से होकर गुजरती हैं, ये बात ध्यान रखना। और अपन बात करें और महाद्वीपों से बात करें तो कौन किस महाद्वीप से गुजर रही है? 3 महाद्वीप कौन कौन से? देखिए देखिए ये दोस्तों ये जो महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन, ये महाद्वीप तो दोस्तों कौन सा है? ये है दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों अफ्रीका। और ये कौन सा है? इधर है, ये है एशिया। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है 3 महाद्वीपों से कौन से गुजर रही है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और महासागर की बात करें तो दोस्तों ये महासागर तो है कौन सा? ये महासागर है प्रशांत महासागर। और ये कौन सा है दोस्तों? ये महासागर है अटलांटिक। ये अटलांटिक। और ये कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों हिंद महासागर। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों जो अपन ने बात की थी कि किस किस महाद्वीपों से कौन कौन से महासागर से गुजरती है। तो कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से। और महाद्वीपों से 3 से और महासागरों से 3 से, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। और स्ट्रक्चर में एक सामान्य स्ट्रक्चर बनाकर आपको बता दिया है कि ये विषुवत रेखा जो अक्षांश रेखा का उदाहरण है। और एक विषुवत रेखा, एक ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, ये है सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा वृत्त होता है। कौन सा? विषुवत रेखा जो है वो सबसे बड़ा क्या होता है? ग्लोब के ऊपर सबसे बड़ा वृत्त यही होता है, ये जो पूरा होता है। और विषुवत रेखा से फिर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़े छोटे होते चले जाते हैं, नीचे आते छोटे। तो सबसे मध्य में जो होता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो व्यास या वृत्त होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो भूमध्य रेखीय वृत्त जो होता है ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इसकी एक क्या है? इस विशेषता है। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? भूमध्य रेखीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त भी होता है। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बात करें कर्क रेखा की।
इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, वो क्या रख सकते हो, जो मैंने पहले ही बता दी कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर ध्यान रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, को सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है। क्या होता है, सीधा चमकता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं करक रेखा की तरफ। अब करक रेखा की मैं बात करूं तो देखिए, करक रेखा की विशेषता है, ये करक रेखा विश्व में, ध्यान रखना, विश्व में 17 देशों से गुजरती है। क्या करती है, 17 देशों से गुजरती है। ये बात ध्यान रखना है। महाद्वीप मात्रा अगर वही 3 महाद्वीप है, और वही ध्यान रखना, महाद्वीपों से गुजरती है। ये बात ध्यान रखना। और 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, सीधी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि 13 घंटे 27 मिनट की होती है। ये बात ध्यान रखना, 13 घंटे 27 मिनट की होती है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक और अंतिम रेखा आती है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। अगली रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा है, ये लगभग, अभी जो मैंने बात की थी आपके, लगभग क्या होती है, ये भी कितने महासागरों से, ध्यान रखना, 3 महासागरों से गुजरती है, 3 महासागरों से गुजरती है। नंबर 2 बात, लगभग 5 देशों से रेखा गुजरती है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली बात, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, किस पर, मकर रेखा पर क्या होती हैं, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसीलिए सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए मकर रेखा पर, मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध पर, मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध पर दिन की अवधि कितनी होगी, दिन की अवधि, अब यहाँ कितनी होगी, दिन की अवधि वही कितनी होगी, दिन की अवधि ध्यान रखना दोस्तों, 13 घंटे और 27 मिनट, 13 घंटे और 27 मिनट की होगी। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि बात ये रखनी है, जब उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में अपन होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवधि ये होती है। तो दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के बारे में जो अपन ने आज बात की है, इनसे ही संबंधित बड़े एग्जाम तक यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखकर
आप अपने एग्जाम में इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज जो समझाई है वो समझ में आ गई होगी। एक बार वापस देखिए, अपन ने जो बात की थी वो बात की थी कि जो मैंने बात की थी सबसे पहले कि ये जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं बात की थी, जो उत्तर से जो दक्षिण की तरफ जो खींची जाती है रेखाओं की बात की थी। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती है 181। कुल अक्षांश कितने रेखाएं कितनी होती है? 179। और कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। फिर अपन ने बात की थी आगे कि अक्षांश रेखाओं का स्ट्रक्चर या विशेषताएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है? कटिबंध का निर्धारण करती है। और ये रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा होती है। और ध्यान रखना ये एक दूसरे को कभी भी आपस में काटती नहीं है, नहीं काटती है। और अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश, ध्यान रखना दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? समान होती है। परंतु विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर दूरी में क्या होती है? बढ़ोतरी। इसलिए इनकी औसत दूरी कितनी होती है? 111.13 होती है। विश्व में जो विषुवत रेखा की बात करें तो ये रेखाओं का मैंने बात की थी, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा के बारे में है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से ये रेखा सामान्य गुजर रही है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आगे, अब इस विषुवत रेखा के ऊपर 21 और 23 सितंबर को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। 13 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीप 3 महासागरों से गुजरती है। आगे बात करें कर्क रेखा, 17 देशों से 3 महाद्वीपों से 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होता है? जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तो दिन की अवधि 13 घंटे 27 मिनट का होता है। और इसी हिसाब से मकर रेखाओं की बात करते हैं तो मकर रेखा पर जब चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में समय दिन की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 13 घंटे 27 मिनट की होती है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में एक टॉपिक लिया था अक्षांश रेखाएं। तो इन अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने पूरी विशेषता आपको बता दी। और अक्षांश रेखाएं, एक बात और ध्यान रखना, ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? इस अक्षांश रेखाओं में आप एक विशेषता और जोड़ सकते हैं। और ये विशेषता कौन सी है? ये विशेषता, और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये विशेषता आप ये और जोड़ सकते हो, क्या? ये और जोड़ सकते हो विशेषता नंबर 7। ये विशेषता इसकी और है क्या? कि सभी अक्षांश रेखाएं, यानी कहने का मतलब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ये अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त भी होती हैं। ये विशेषता भी इसकी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दोस्तों आशा करता हूं आपको जो ये चीजें आज बताई गई है ये पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे देशांतर से के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।